चलिए आगे देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स को हम किस प्रकार से रिफाइन करेंगे, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी वगैरह ऐड होगी उसको अलग कौन कौन से तरीके से करेंगे वो देखते हैं एक बार। तो इसमें जो सबसे पहला एक तो रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ में उसको क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है। ठीक है, जैसे मान लो किसी मेटल सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ में हीट करेंगे तो वहां से हमें क्या प्राप्त होगा, मेटल ऑक्साइड। देखते हैं एक बार, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा के साथ हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। और जो मेटल सल्फाइड होगा जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक गर्म करेंगे, तो वहां से क्या प्राप्त होगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे मान लो जिंक सल्फाइड है मेटल के साथ में, प्लस में O2, ZnO प्लस में H2। ठीक है, ये वाला रिएक्शन आपको वहां से प्राप्त होगा। यानी मेटल सल्फाइड जब मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, तो वहां से क्या प्राप्त हो रहा है, हमें मेटल ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो प्रोसेस है कैल्सिनेशन प्रोसेस, यानी कि जो मेटल कार्बोनेट होंगे उसको विदाउट एनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको गर्म करेंगे और वहां से क्या प्राप्त होगा, हमें मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होगी। देखते हैं एक बार, कैल्सिनेशन प्रोसेस। कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विदाउट हीट बाय ऑक्सीजन, यानी जो रिएक्शन होगी मेटल की वो बिना ऑक्सीजन को हीट किए हुए प्राप्त होगी। ठीक है, मेटल कार्बोनेट को जैसे ही हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगी, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन वहां पे हमें होगी। मेटल कार्बोनेट गर्म किया विदाउट ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्मेशन होगी, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट आपका, गर्म करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, यही वाले ऑक्सीजन यहाँ यूज कर लेंगे हम इसको, इसलिए यहाँ बिना ऑक्सीजन के क्या हो गए, हीट हो जाएगा। और बिना ऑक्सीजन के हीट होगा नहीं, क्या फॉर्मेशन देगा वहां से, ZnO प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये वाला जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा कार्बोनेट के अंदर यूज किया जाएगा। रोस्टिंग जो प्रोसेस होगा वो आपका जिंक ऑक्साइड के साथ में उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, सल्फाइड की जो फॉर्मेशन होगी वहां से उससे जिंक मेटल ऑक्साइड आपका प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कैल्शियम से कार्बोनेट, C से C, ये वाला प्रोसेस ध्यान रखना है। और रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्योरिफिकेशन।
इलेक्ट्रोलाइसिस प्योरिफिकेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस प्योरिफिकेशन के अंदर क्या होगा, कोई जैसे मान लो ये जो स्पेशल यूज किया जाता है वो आपका कॉपर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कॉपर मेटल को प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रोसेस यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्योरिफिकेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस प्योरिफिकेशन के अंदर होता क्या है, जैसे मान लो कोई एक टैंक अपने पास, ठीक है, इस प्रकार का एक टैंक है, इसके अंदर दो रोड है अपने पास, एनोड कैथोड। ये एनोड मान लिया, ये आपका टैंक हो गया, और इसके अंदर मान लो कुछ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है इसके अंदर, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में कॉपर सल्फेट, ये सॉल्यूशन हमने इसके अंदर डाल रखा है टैंक के अंदर, ठीक है। और जो एनोड है जिसके ऊपर आपके पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला क्या है, एनोड कैथोड है, सॉरी, जिसके ऊपर आपके क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इनका क्या क्या हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इनको हमने लाइट पास कर दी, और जैसे लाइट पास करेंगे जैसे ही लाइट पास करेंगे तो यहां से क्या होगा, Cu2+ के आयंस, जैसे यहां थे अपने एनोड मड, यानी कि जो भी इम्प्योरिटी वगैरह होगी, जैसे ही इसके अंदर से लाइट पास करेंगे तो यहां से क्या स्टार्ट हो जाएंगे निकलने, Cu2+ आयन, Cu2+, ठीक है, वो इस साइड से सारे किस तरफ आ जाएंगे, इस साइड में आएंगे। यानी जैसे लाइट पास की हमने, यहाँ पे जो Cu2+ आयन था, CuSO4 था यहाँ पे, तो Cu2+ जो आयन थे वो यहाँ से निकल करके इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड होंगे, सॉल्यूशन से ऐड होकर के ये सारे किसके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, एट द कैथोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर इकट्ठा होने के बाद इसके अंदर जो भी इंप्योरिटी वगैरह थी, जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह थे जो इसके साथ अटैचमेंट थे, वो सारे यहीं एनोड के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे मड के रूप में, ठीक है। और प्योर कॉपर आपका कहां प्राप्त होगा, कैथोड के ऊपर, तो लिख लेंगे व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट Cu2+ आयन started to dissolve into the solution, सॉल्यूशन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे डिजोल्व होना, और डिजोल्व होने के साथ साथ क्या होगा, इसके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे एंड गैदरिंग एट कैथोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरी बात, आपकी जो इम्प्योरिटी है, गोल्ड सिल्वर आर सेटल डाउन एज एनोड मड, एनोड मड के रूप में आपके वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। कॉपर क्या होगा, पूरा जो प्योर होगा वो आपका कैथोड के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, वहां से हम कॉपर क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे इस प्रोसेस के द्वारा। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कॉपर के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्योरिफिकेशन बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्योरिफिकेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या पास करनी होती है, लाइट पास करनी होती है। एक एनोड होता है, कैथोड होता है, टैंक होता है। टैंक के अंदर सॉल्यूशन क्या होता है,
सल्फ्यूरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन प्लस में कॉपर सल्फेट, ये वाला सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड होता है, ठीक है। नीचे क्या इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी, एनोड पर जो भी क्लोरीन सिल्वर वगैरह जो इसके साथ अटैचमेंट होगा कॉपर के साथ में, वो सारा आपका नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं थर्माइट रिएक्शंस की। थर्माइट रिएक्शंस क्या होती हैं और यूज इसका कहाँ यूज किया जाता है डेली पर्पज के अंदर, वो देखते हैं एक बार। देखेंगे एक बार थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शंस के अंदर क्या होंगे कि जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं आपके, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, ये मेटल क्या करेंगी, अपने से जो लो रिएक्टिव वाली जो मेटल होंगी उनको रिप्लेस कर देंगी और उस कंपाउंड की जगह अपनी जगह खुद चली जाएंगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, थर्माइट रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल like sodium, calcium and aluminium are displaced by low reactivity series and combined to compound, ठीक है। यानी हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होंगे आपकी वो लो रिएक्टिव सीरीज के साथ क्या करेंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगी, लो रिएक्टिव सीरीज की जगह खुद चली जाएंगी, जो किसके साथ कंबाइंड हो जाएंगी, उस कंपाउंड के साथ में, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे Fe2O3 है, प्लस में हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी है, एल्यूमिनियम ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाली जो मेटल होगी क्या करेगी, इसकी जगह क्या कर देगी, आयरन को हटा करके खुद चली जाएगी, ठीक है। 2 एलिमेंट एल्यूमिनियम के, तो Al2O3 Al2O3 प्लस में Fe 2, ये सारी की सारी क्या है, थर्माइट रिएक्शन है। जब कब रिएक्शंस कब होगी, जब इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, ठीक है। फेरस ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ में हीट किया जाएगा तो एल्यूमिनियम फेरस क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पे खुद चला जाएगा, और जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, थर्माइट रिएक्शन बोलेंगे। बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें बाहर निकलती है, इट्स कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। ठीक है। और ये जो आयरन हमें प्राप्त हुआ है वहां पे, ये कौन सी स्टेट के अंदर है, मोल्टन स्टेट के अंदर है। लिख देंगे आयरन गेट इन मोल्टन स्टेट। आयरन को हम मोल्टन स्टेट के अंदर प्राप्त करते हैं, जिसका यूज हम किसमें करते हैं, रेलवे ट्रैक पे पटरियां जो होती हैं उसको जोड़ने के लिए, विच इज यूज to join the railway track। तो रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए किसका यूज करेंगे, हम आयरन वगैरह यूज करेंगे, जो कि थर्माइट रिएक्शंस होती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी वहां से बाहर निकलती है, ठीक है। उसके बाद एक है कोरोजन और दूसरा है एलॉय, ठीक है, वो देख लेते हैं। कोरोजन, कोरोजन के अंदर होता क्या है कि जैसे मान लो अपने सराउंडिंग के अंदर कोई मेटल है,
और सराउंडिंग के अंदर मेटल के साथ में क्या हो गया है कि या तो मान लो वहां पे नमी है या कुछ एसिड वगैरह डाल रखा है हमने, तो वो मेटल क्या हो जाएगी वहां से धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसका वीकनेस, कमजोर होना मेटल शुरू हो जाएगी वहां से। उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। इन आवर सराउंडिंग metals are attacked by moisture, acid, etc. ठीक है, इनके साथ क्या किया जाएगा उसका? जैसे मान लो कोई मेटल है, उसके ऊपर अटैक किया गया किसका, या तो नमी का या एसिड वगैरह या कोई केमिकल वगैरह हमने वहां पे डाल दिया है, तो मेटल क्या हो जाएगी? कोरोजन होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो जाएगी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। ठीक है, अब कोरोजन को रोकने के तरीके होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? हाउ टू स्टॉप कोरोजन? तो इसके दो तरीके होते हैं, कौन कौन से? एक तो बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, एक क्रोम प्लेटेड। ये सभी जो तरीके हैं वो मेटल को हानि पहुंचाने से बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, कोरोजन से बचाने के लिए इन चीजों का हम यूज करेंगे, पेंटिंग का, ऑयलिंग का, ग्रीजिंग का, गैल्वेनाइजेशन का, क्रोमियम प्लेटेड का। अब ये जो गैल्वेनाइजेशन होता है वो क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन के अंदर जो आयरन और स्टील होता है, ठीक है, उसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है, उसको कोरोजन होने से बचाने के लिए, रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए। इन दिस प्रोसेस आयरन एंड स्टील इज इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय जिंक। ठीक है, इनके ऊपर क्या चढ़ाई जाती है? जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, इसी को क्या नाम दिया गया है? गैल्वेनाइजेशन। इट्स कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, क्योंकि जिंक क्या करता है आपका? लेस ऑक्सीडाइजिंग है बजाय किसके? आयरन के। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं एलॉय। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय एलॉय का मतलब है जिसके अंदर मेटल या मेटल मिला दी जाएगी या फिर मेटल से नॉन मेटल आपकी मिला दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा समय तक कोरोजन से बचाने के लिए, और दूसरा उसकी स्ट्रॉन्गनेस या हार्डनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? मेटल को मेटल से, मेटल को नॉन मेटल से ज्वाइन कर देते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल टू मेटल और मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, मेटल को मेटल से, मेटल को नॉन मेटल से जोड़ दिया जाता है। एलॉय के जो यूजेज होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार। स्टेनलेस स्टील is obtained by adding of iron into nickel
क्रोमियम। आयरन को जब हम निकल के अंदर और क्रोमियम के अंदर ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वहां पे स्टेनलेस स्टील होगा, जो कि क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होगा। दूसरा, जैसे मान लो आयरन के अंदर हमने क्या मिला दिया, कार्बन मिला दिया है, तो भी क्या होगा, वहां से आयरन की मात्रा होगी वो हार्ड होगी, जो हमें ऑब्टेंड होगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज एडेड विद आयरन टू गेट तीसरा है कि मरकरी को किसी भी अमलगम के साथ आपने किसी मेटल के साथ आपने अटैच कर दिया है, तो वहां से क्या फॉर्मेशन होगी, अमलगम की फॉर्मेशन होगी। मरकरी व्हेन एडेड विद मेटल्स फॉर्म्स अमलगम। अमलगम का मतलब क्या होगा, वो भी एक प्रकार से क्या होगा, आपका एलॉय होगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ एक जो 2-3 इंपॉर्टेंट एलॉय हैं, वो आपसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे एक तो ब्रास हो गया, एक ब्रॉन्ज और एक सोल्जर। ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्जर। ब्रास किस किस से मिलकर बना होगी, कॉपर से प्लस में जिंक। ठीक है, ये होगा कॉपर प्लस में टिन, और ये वाला होगा आपका लेड प्लस में टिन। ठीक है, कॉपर प्लस में जिंक, कॉपर प्लस में टिन और लेड प्लस में टिन। इन दोनों चीजों से मिलकर, जैसे लेड टिन को मिला दिया हमें तो क्या मिलेगा, सोल्जर बन जाएगा, जिसमें जो वायर वगैरह टाके लगाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लगाए जाते हैं सोल्जर की सहायता से। तो सोल्जर तो बना तो किसका होता है, लेड प्लस में टिन का। ब्रॉन्ज कॉपर प्लस में टिन का, और ब्रास कॉपर प्लस में जिंक का, यानी तो पीतल होता है। इनको याद करने के लिए बता देता हूं, कॉपर दोनों के अंदर सेम है, इन दोनों की बता रहा हूं। ठीक है, कॉपर तो आपको यूज करना ही करना है। यहाँ पे अगर लास्ट में एस आ रहा है, इसका मतलब वहां पे लास्ट में जेड आएगा, और यहाँ पे अगर लास्ट में जेड आ रहा है तो पीछे यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एस, यहाँ पे जेड, और यहाँ पे जेड तो यहाँ पे एस। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है इसमें आप लोग हमें कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।